हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे और एनालाइज करेंगे यूकेपीएससी का पीसीएस मेंस का इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम पार्ट 1 की, जो कि आपका 30 मार्क्स का होता है। इसमें 15 क्वेश्चन होते हैं। तो जो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है आजकल एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, और इसमें एक ही पेपर में नहीं बल्कि और पेपरों में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सिर्फ 2 नंबर में ही नहीं बल्कि 5 और 8 और 16 नंबर में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है कई जगह पर। दूसरा हम दोस्तों बात करेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ के क्वेश्चन की। इंक्लूसिव ग्रोथ का क्वेश्चन एक आजकल बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, और इसमें छोटा और बड़ा दोनों क्वेश्चन बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन इंडियाज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में डिफरेंट सेक्टर्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया में। दोस्तों, एक बहुत कॉमन चीज़ है और मुझे लगता है कि सबने पढ़ी होगी और सबको याद भी रहनी चाहिए हर साल का जो कंट्रीब्यूशन रहता है। दोस्तों, जो चौथा नंबर का क्वेश्चन था उसमें 3 स्टेट पूछी गई थी इंडिया की, जो कि पोरेस्ट हैं नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। तो इसमें मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है ये सिर्फ आपका मतलब सिर्फ इसका इंडेक्स ही मैटर नहीं करता है, जो इस इंडेक्स के बारे में जो डिटेल है वो भी इसमें पूरी मैटर करती है। तो आपको ये अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था हमारा पॉपुलेशन के ऊपर आया था। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो इंडिया में 1980 और 2011 के बीच में रही है। तो पॉपुलेशन का क्वेश्चन जो है आपका लोअर पीसीएस में भी पूछा गया था। पॉपुलेशन जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है उसके बारे में पूछा गया था। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसी में नहीं बल्कि ज्योग्राफी में भी इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आरबीआई ने अपना रेपो रेट लास्ट ईयर में कितना इंक्रीज़ करा है। तो ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन ही था, तो अगर जिसने करंट अफेयर पढ़ा होगा उसने इसको कवर कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि 2 मेजर फॉर्म्स ऑफ फॉरेन कैपिटल। तो जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो वो ये क्वेश्चन आसानी से बता सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा इनकम इनइक्वालिटी के बारे में। और इनकम इनइक्वालिटी जो है एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके 2 नंबर में, 5 नंबर में, 8 और 16 नंबर में तीनों मतलब सारे स्लॉट में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और इनफैक्ट इस क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा है भी जो कि इनइक्वालिटी के ऊपर आया है, जो कि 16 मार्क्स में आ रखा है। अगला क्वेश्चन हमारा मोनेटाइज डेफिसिट। तो ये भी इकोनॉमिक ही टर्म है, और इस इकोनॉमिक्स अगर पढ़ी होगी ढंग से तो आराम से आप इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस वाला क्वेश्चन भी आपका टिपिकली जो है इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है, और आसानी से हो सकता है अगर आपने पढ़ा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड से आया है जिसमें कि यहाँ के 3 टैक्सेस पूछे गए हैं जो कि विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू। उत्तराखंड के क्वेश्चन में भी काफ़ी वेटेज देखने को मिला इस बार इकोनॉमिक्स के पेपर में भी, और चाहे मतलब बाकी और पेपर भी हों। क्वेश्चन है 3 मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के 3 मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट आपको बताने थे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और जिसने भी मतलब उत्तराखंड पढ़ी होगी और उसके प्रोजेक्ट्स पढ़े होंगे तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था कि वो 2 डिस्ट्रिक्ट बतानी है उत्तराखंड की जिनमें हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। तो जिसने भी अगर परीक्षावाणी वगैरह पढ़ी होंगी तो ये आप आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन था उसमें ये पूछा गया था कि जो अभी अभी जो जोशीमठ में घटना हुई थी आप उसको मतलब क्या नाम देना चाहेंगे। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को एनालिटिकली पूछा गया है ताकि मतलब ये पता चल सके जो जो एस्पिरेंट है वो मतलब इसके बारे में क्या सोचता है, मतलब क्या राय रखता है, उसे उसकी जो ओपिनियन है वो मतलब इसमें जानने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट है आपका 3 मेजर मिनरल्स ऑफ उत्तराखंड। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है, अगर आपने परीक्षावाणी पढ़ी हो तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को मतलब आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है पार्ट 2 जिसमें कि आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन थे। तो 5वां नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहला आपका HDI इंडेक्स के कंपोनेंट पूछे गए हैं। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मोस्टली सब पढ़ के जाते हैं, और आने वाले पेपरों में भी इससे क्वेश्चन आराम से बन सकता है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लोबलाइजेशन का। इसमें तो सिर्फ ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछा गया है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड जो और क्वेश्चंस भी हैं वो भी इसमें जो है 8 या 16 मार्क्स में या 5 मार्क्स में बन सकते हैं। तो मतलब फ्यूचर में आने वाला जो एग्ज़ाम होगा उसमें प्रोबेबिलिटी है कि ग्लोबलाइजेशन के क्वेश्चन जो है बड़े मतलब लेवल पे बड़े मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीति आयोग का प्राइम ऑब्जेक्टिव। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है, मतलब मोस्टली नीति आयोग तो सभी पढ़ के जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था PPP मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
तो पीपीपी जो मॉडल है वो भी आजकल मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक है, और इसके बारे में मतलब यूपीएससी में भी पूछा जाता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसमें आने वाले टाइम में भी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन है करंट अकाउंट डेफिसिट का। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है एक आसान क्वेश्चन है, और आप मतलब अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट था आपका फिजिकल पॉलिसी का क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM एक्ट। ये भी जो है मतलब अगर आपने पढ़ा हो इकोनॉमिक्स को तो आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा था, तो ये क्वेश्चन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते थे, क्योंकि सबको पता है कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट की क्या कंडीशन है यहाँ उत्तराखंड में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट किए हैं उत्तराखंड में स्किल एनहेंसमेंट के लिए, स्किल बढ़ाने के लिए और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। तो ये भी अगर आपने स्कीम वगैरह पढ़ी हो तो जो मतलब आज के टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे गवर्नमेंट कर रही है, तो आप इसको आसानी से लिख सकते थे। नेक्स्ट है हाउ सेक्स रेशो अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो सेक्स रेशो कैसे एक कंट्री की डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, तो ये भी आपका एनालिटिकल क्वेश्चन है, और इसमें पढ़ा हो तो आसानी से आप इसमें पॉइंट डाल सकते थे। देखिए दोस्तों, सारी पढ़ने की बात है, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको थोड़ा बहुत कैसे न कैसे आंसर तो आ ही जाएगा। सारे क्वेश्चनों का परफेक्ट आंसर देना तो उतना मतलब पॉसिबल नहीं होता है, पर फिर भी आप मोस्टली क्वेश्चंस को जो है आप आसानी से अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्टीन्यूस अगर पढ़ते रहें, कॉन्टीन्यूस अगर सब्जेक्ट के टच में रहें, उसके करंट अफेयर के टच में रहें, तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट है आपका पार्ट 3 जो है आपका, इसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे था ये जो है आपका डायरेक्ट जो है जो बजट आया था 23-24 का, उससे क्वेश्चन उठा के रख दिया गया था। जब मैंने ये पेपर दिया था तो मैंने जो है बजट तैयार नहीं करा, जो कि मेरी एक गलती थी, लेकिन क्योंकि ऑप्शन थे तो मैंने इसको स्किप कर दिया, मैंने दूसरे क्वेश्चन कर लिए थे। ये अगर जिसने बजट पढ़ा होगा तो उसने जो है आसानी से ये क्वेश्चन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा जीएसटी का, जो कि फिर एक मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि जो इकोनॉमिक्स में बना हुआ है, काफ़ी टाइम से चर्चा में भी है, तो उसके स्लैब पूछे गए थे और इसकी शॉर्टकमिंग पूछी गई थी। नेक्स्ट था आपका क्रेडिट कंट्रोल का क्वेश्चन, जिसमें क्वालिटेटिव मेथड बताने थे कि क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है आरबीआई। तो ये भी अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो ये क्वेश्चन जो है आसानी से कर सकते हैं। मैंने ये क्वेश्चन नहीं करा था क्योंकि मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा था। अगला क्वेश्चन था कि राइट डाउन द मेन फीचर्स ऑफ टूरिज्म पॉलिसी। उत्तराखंड की टूरिज्म पॉलिसी के बारे में पूछा गया, जो कि मतलब उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। और टूरिज्म पॉलिसी क्योंकि उत्तराखंड की पॉलिसीज़ जो है पूछी गई हैं, मतलब जो यहाँ खेल से संबंधित पॉलिसी हैं, खेल से संबंधित जो मतलब उत्तराखंड सरकार कर रही है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। और एक क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्रीकल्चर से भी पूछा गया है एक पेपर में, उसके लिए जो पॉलिसी उत्तराखंड ने अपनाई है एग्रीकल्चर के लिए। तो उत्तराखंड की पॉलिसीज़ जो है मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्ज़ाम में भी पॉलिसी का क्वेश्चन जो है आराम से कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में पूछा जा सकता है, चाहे वो एमएसएमई पॉलिसी हो, चाहे वो टूरिज़्म, एग्रीकल्चर, आपके जितनी भी पॉलिसीज़, इंडस्ट्री पॉलिसी जो चल रही है आपकी, कोई भी पॉलिसी जो है उसका क्वेश्चन जो है आसानी से मतलब उत्तराखंड के पेपर में बन सकता है आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे। अब अगला क्वेश्चन था जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठा रखे हैं हेल्थ सेक्टर में, पिछले 5 सालों की बात करेंगे तो पिछले 5 सालों में वही है कि आपने अगर योजनाएं पढ़ी हों और अगर मतलब जो भी करंट अफेयर जो 5 सालों से चल रहा है उसमें पढ़ा हो तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। लेकिन वही है कि मतलब जिसने लोग कंटिन्यूस 5 साल पढ़ा हो तो 5 साल का तो नहीं होता इतना, लेकिन ये है कि अगर आपने मतलब क्या कहते हैं उनको, जो पॉलिसीज़ होती हैं वो अगर पढ़ी होंगी तो मतलब पॉलिसी से भी ये क्वेश्चन जो है आसानी से मतलब बन सकता था, क्योंकि 125 मार्क्स का था, इतना बड़ा था नहीं कि 250 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं था, तो लिखा जा सकता था। मैंने ये क्वेश्चन करा था और मतलब थोड़ी योजनाएं पढ़ रखी थी तो मैंने तो लिख दी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था मेन फीचर ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की एग्रीकल्चर पॉलिसी के बारे में पूछा गया था, और ये पूछा गया था कि कैसे इसने इम्प्रूव करी है कंडीशन ऑफ फार्मर की। तो मैंने थोड़ा बहुत इसमें लिखा था, जितना मुझे आता था तो मैंने इसमें लिख दिया था। एग्रीकल्चर पॉलिसी मैंने पढ़ी थी, थोड़ी बहुत मुझे याद थी,
और बाकी एनालिटिकल क्वेश्चन है कि हाउ इट इम्प्रूव्ड, कि कैसे कंडीशन फार्मर्स की इम्प्रूव हुई है। तो ये एनालिटिकल इसका पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फॉरेस्ट कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी कंट्री में, और इसमें जो है प्रेजेंट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ उत्तराखंड के बारे में पूछा गया था। तो आप देख लीजिए कि फॉरेस्ट पॉलिसी मतलब पॉलिसी से यहाँ पे ही 3 क्वेश्चन आ गए हैं उत्तराखंड की जो पॉलिसी चल रही है अभी। तो इसमें आप आसानी से लिख सकते थे कि कैसे फॉरेस्ट जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किसी भी कंट्री के कंट्रीब्यूट करते हैं। ये मतलब एनालिटिकल क्वेश्चन है काफ़ी, पर इतना डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से आप बता सकते हैं कि कैसे करके फॉरेस्ट जो है इकोनॉमी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन देता है, क्या उसका मतलब। और फॉरेस्ट पॉलिसी की जहाँ तक बात है तो मतलब पढ़ी हो तो थोड़ा बहुत आ ही जाती है, लेकिन इंसान लिख ही लेता है अगर पढ़ा हो उस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट सेक्शन था हमारा पार्ट 4 में जो है मतलब 16 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन करने थे आपको 7 में से। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा जो कि मतलब काफ़ी एनालिटिकल था, आपको बताना था कि जो मतलब रीजनल इम्बेलेंस, क्षेत्रीय असंतुलन है, और जो मतलब आय में जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, वो कैसी है, मतलब इंडिया में 2 डेकेड से 2 दशकों से कैसी मतलब इनकी कंडीशन है। और ये भी बताना था कि गवर्नमेंट ने जो है क्या स्टेप्स इसके लिए ले रखे हैं। तो एनालिटिकल पार्ट था, और मतलब पढ़ा हो तो आसानी से तो क्या कहूँ, लेकिन मतलब अगर पढ़ा हो तो आप एनालिटिकली इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि मतलब आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, डायरेक्ट इसमें पूछा ही नहीं गया है। इसमें जो है आपको तोड़ तोड़ के क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको उसी तरीके से तोड़ तोड़ के इस क्वेश्चन को बताना था, जितना पार्ट आपको आता हो, जितना पार्ट आपने उसके बारे में पढ़ा हो, उतना आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें एमएसपी का, और उसमें बताया गया था कि मतलब उसको बताना है, और उसके जो डिफरेंट कैलकुलेशन मेथड होते हैं वो आपको बताने थे, जो जिस तरीके से उसको कंप्यूट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपने एमएसपी पढ़ा हो तो थोड़ा बहुत आप एमएसपी के बारे में लिख सकते थे, जो कि मैंने भी लिखा, और मुझे डिफरेंट मेथड याद नहीं थे तो मैंने वो छोड़ दिए थे, हालांकि मैंने पढ़े थे पर मुझे उस टाइम याद ही नहीं आए। तो ये इतना एनालिटिकल नहीं था, ये आराम से मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एक बार पढ़ लो और याद कर लो तो आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया था कि इंडिया की फॉरेन ट्रेड पोजीशन है, जो अभी रिसेंट ग्लोबल सिनेरियो का मतलब जो भी मतलब कोविड है, या जो मतलब यूक्रेन रशिया वॉर रहा है, उसकी वजह से जो भी मतलब इंडिया की फॉरेन ट्रेड में जो पोजीशन है उसके बारे में डिस्कस करने को बोला गया था। और ये भी पूछा गया कि आप कैसे मतलब इसे इम्प्रूव कर सकते हैं जो इंडिया का ट्रेड है। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी एनालिटिकल है, आपको पूरे मतलब जो भी पैरामीटर्स रहे हैं, जो भी सिनेरियो रहे हैं, उनको कवर करते हुए इस क्वेश्चन को बताना था कि मतलब क्या पोजीशन जो है इंडिया के फॉरेन ट्रेड की रही है, और बाकी उसके जो बारे में आपको बताना है कि कैसे आप उसको अच्छा कर सकते हैं, कैसे उसमें आप सुधार ला सकते हैं। तो ये भी एक एनालिटिकल पार्ट है, और इसको अगर पढ़े आपने कहीं पढ़ा हो तो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उसी टाइम जो है मतलब इतना याद नहीं आता है, कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको उतना याद भी नहीं आएगा कि क्या लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत बड़ा होता है, और मतलब अगर आप सोचने लग जाएंगे तो एक ही क्वेश्चन में अटके रह जाएंगे। तो इसलिए मतलब पढ़ना पहले से ज़रूरी है। अगर आपने सारे क्वेश्चन थोड़े बहुत भी कहीं ना कहीं टच करे हों तो मतलब थोड़ा सा भी आप अगर लिख दें, थोड़ा सा भी आपको याद आ जाए तो वो आपके काम आ जाएगा। अदरवाइज ऐसा होता है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर के टाइम पे सोचने लग जाओ तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, जिससे मतलब आपके दूसरे क्वेश्चन फिर अफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप करने के लिए टाइम ही कहाँ बचता है, फिर बहुत ज़्यादा स्पीड रखनी पड़ती है फिर। तो मेन यही है इसमें कि आपको जो है मतलब अगर आपने पहले से पढ़ा हो, थोड़ा बहुत भी टच करा हो, तो आप उसको क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि आप तुक्केबाजी तो उसमें कर नहीं सकते हो। आपको मतलब जो रेलेवेंट है वही लिखना है, जो उसके लायक है, जो पॉइंट्स आपको वही लिखने हैं। फालतू पॉइंट लिख के फ़ायदा भी नहीं है, नंबर क्योंकि उसमें मिलते नहीं हैं। अगर आप जो मतलब इससे रिलेटेड है वही लिखोगे तो ही जाके आपको जो एग्जामिनर है नंबर देगा। तो मुझे भी जो आता था, जितना मेरे को थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा था मैंने कहीं, मैंने वही लिखा, क्योंकि फ़ालतू मैंने तो किसी भी पेपर में नहीं लिखा, क्योंकि फ़ालतू लिख के मुझे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नंबर तो वो सिर्फ कंटेंट के बेस पे देते हैं। तो अगर मैं ज़्यादा भी लिख लूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कंटेंट अगर मेरा अच्छा नहीं है तो कोई इसमें फ़ायदा नहीं है बहुत ज़्यादा लिख कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गवर्नमेंट का ऑफ इंडिया का बजट पूछा गया था, जो कि मतलब टोटली एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और सबको पता है कि जो भी मतलब बजट में आया था जिसने पढ़ा होगा तो वो इस क्वेश्चन को कर सकता है, आराम से कर सकता है।
हालांकि मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि मैंने बजट के क्वेश्चन जो है नहीं पढ़ा था, क्योंकि उसी टाइम आया था, मैंने नहीं उसको टच कर। बट लकीली मैंने दूसरे क्वेश्चन पढ़ रखे थे, तो मैंने तब दूसरे क्वेश्चन कर दिए, नहीं तो शायद 5 क्वेश्चन करने मुश्किल हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आरबीआई ने क्या स्टेप लिए हैं पिछले 5 सालों में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये भी जो है मतलब पूरा एनालिटिकल क्वेश्चन है, पिछले 5 सालों का पूरा बताना था। इतने 5 सालों को तो कौन याद रखता है, लेकिन यही है कि हल्का फुल्का जिसको मतलब याद रहा हो थोड़ा बहुत, जैसे मुझे जो याद था मैंने वो लिख दिया था। हाउ फार इट इज़ सक्सेसफुल, तो ये भी पूरा एनालिटिकल पार्ट में क्वेश्चन है। इसमें मतलब आप गारंटी नहीं दे सकते आपको नंबर कैसे मिलेंगे, क्योंकि आपने जितना ज़्यादा एनालिटिकल एनालाइज करके लिखा होगा क्वेश्चन को, आंसर को, तो उतने ही आपको नंबर मिलेंगे इसमें। अगर आपने पढ़ा हो, ये भी क्वेश्चन वही है कि अगर आपने पढ़ा हो, अगर आपने कहीं पे भी इसके बारे में पढ़ा हो, इसको मतलब इसके एनालिसिस पार्ट को पढ़ा हो, तो ही जाके आप इसको वहाँ पे उस टाइम पे आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो मतलब ऐसे क्वेश्चन करने मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि उसी टाइम पे जो है सब कुछ याद नहीं आता। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है, डिस्टिंक्शन बताना था एमएसएमई में, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में, और फिर ये बताना था कि उनसे जो उनके करंट स्टेटस और जो प्रॉब्लम्स हैं एमएसएमई की उत्तराखंड में। तो ये भी देख लो आप, उत्तराखंड से क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड में ये पूछा गया था कि क्या कंडीशन है एमएसएमई की। तो अगर आपने एमएसएमई पॉलिसी पढ़ी हो और एमएसएमई के बारे में पढ़ा हो, तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते थे, क्योंकि पहला तो आप आसानी से लिख सकते हैं, जो इसका पार्ट है कि डिस्टिंक्शन करना था माइक्रो स्मॉल और मीडियम में। तो इसमें इतना कुछ करना नहीं था, इसलिए तो मोस्टली सबने पढ़ा होता है। लेकिन इसका एनालिटिकल पार्ट जो है वो पढ़ना पड़ता है, वो आपको या तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हो या तो आपने कहीं पढ़ा हो, क्योंकि ऐसे मुंह उठा के अगर इस क्वेश्चन को कोई करेगा तो वो कैसे करेगा, क्योंकि जब कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में तो आप आंसर भी नहीं कर सकते उसको। तो इन पेपरों में यही है कि अगर आपने वो टॉपिक जो है वो मतलब कोई भी एक जो टॉपिक आपसे पूछा गया है, किसी भी चीज़ के बारे में पूछा गया है, अगर आपने उसको एक बार 2-3 बार छू रखा है थोड़ा बहुत, एक बार तो नहीं लेकिन हाँ 2-3 बार अगर आपने पढ़ रखा है कहीं, तो आप उसको लिख सकते हैं, आपको वो याद आ जाएगा। अदरवाइज़ कंटेंट अपने आप उसी टाइम सोचने में ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन था मनरेगा के ऊपर। तो मनरेगा के बारे में पूछा था, और जो मतलब उससे ये पूछा था कि वो कैसे अलग है दूसरी पॉलिसी से जो मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट ने निकाली है। तो इसके बारे में ये तो आप लिख सकते थे, ये मतलब काफ़ी जनरल है। लेकिन इसके बाद पूछा था कि कैसे ये जो है उत्तराखंड में अपने ऑब्जेक्टिव को मतलब अचीव कर पाया है कि नहीं कर पाया है, ये पूछा गया था। और अगर नहीं कर पाया है तो क्यों नहीं करा है। तो ऑब्वियसली बात है, ये क्वेश्चन नहीं पे पूछा गया था, तो आपने ये बताना था कि क्या हुआ है, कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ है, और उसके बाद ये बताना था कि क्यों नहीं हुआ है। तो ये भी काफ़ी एनालिटिकल पार्ट था, जिसमें आपको बताना था कि क्यों है क्यों नहीं है। तो जैसे मतलब जो माइग्रेशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुई है, तो ये एक इनमें से मतलब इसका ड्रॉबैक था कि ये अचीव नहीं कर पाया उत्तराखंड में। तो जितना मतलब पेपर था उसमें से ये था कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे वो ऑब्वियसली बात है एनालिटिकल थे काफ़ी, और काफ़ी कई स्ट्रेट फॉरवर्ड भी थे, लेकिन कईयों में एनालिटिकल पार्ट भी पूछा गया था। और उत्तराखंड से तो 5-6 क्वेश्चन तो हैं ही, मतलब 8 नंबर वाले में भी हैं, 16 नंबर वाले में भी हैं, और 2 और 5 वालों में तो हैं ही हैं। तो उत्तराखंड का भी मैंने काफ़ी वेटेज देखा, और उत्तराखंड की पॉलिसीज़ तो बहुत ही ज़्यादा पूछी गई थी इसमें। तो उत्तराखंड की पॉलिसीज़ जितना तैयार कर सकें उतना करें अगले पेपर के लिए, और मैं भी करूँगी, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो मैंने प्रिपेयर करा था, लेकिन मतलब पॉलिसीज़ मोस्टली पढ़ रखी थी, लेकिन फिर भी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं उत्तराखंड में जो कि मतलब आपको टच करनी पड़ेंगी, बहुत सारी स्कीम्स टच करनी पड़ेंगी। और जो भी मतलब इकोनॉमिक्स के इर्द गिर्द घूमता रहता है, जो भी मतलब जैसे यहाँ पे इनइक्वालिटी का, रीजनल इम्बैलेंस का क्वेश्चन पूछ दिया गया था, तो वो सब पढ़ना पड़। तो अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको और डिस्कशन करनी है, जैसे अब आने वाले टाइम में प्री होगा, मेंस होगा, चाहे वो अपर पीसीएस हो, लोअर पीसीएस होगा, आर ओ ARO के जो कुछ मतलब एग्ज़ाम होंगे, तो अगर आपको डिस्कशन करनी है, अगर आपको लगता है कि क्योंकि तो हम जो है मतलब इस यूट्यूब के फॉरम में अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं, क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मेन चीज़ होता है कि कवर तो बहुत सारा सिलेबस करने के लिए होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है,
लेकिन उतना ज़्यादा करके फ़ायदा नहीं है। हमको जो है इस तरीके से कवर करना है कि मतलब लिमिटेड हो और उसमें क्वेश्चंस भी बने, और क्वेश्चंस किस टाइप के बने वो भी हमें अपने आप एनालाइज करना पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसा करना है तो हम इस फॉर्म को बना सकते हैं और डेली जो है क्वेश्चन अपलोड कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की। नॉट जस्ट क्वेश्चन पेपर जो कि मतलब हम करते हैं कि जो मतलब मॉक टेस्ट कर लिए, वो कर लिया, सो कर लिया, जो भी है वो है कि मतलब उससे स्पीड का हो जाता है कि स्पीड बन जाती है, स्पीड आ जाती है। लेकिन क्वेश्चंस आपको खुद बहुत सारे एनालाइज करने पड़ते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन जो है इसमें पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको करने हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसके फिर उसके बेसिस पे मैं देखूँगी कि क्या कर सकते हैं आगे। क्योंकि मैं खुद भी मतलब इसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, मतलब एक कैंडिडेट ही हूँ। तो ये बेटर रहेगा कि मतलब अगर हम आपस में डिस्कस करें और आपस में जो है कहीं जो कंटेंट है उसके बारे में डिस्कस करें, तो उससे हमारा नॉलेज बढ़ेगा और जो है मतलब प्रोबेबिलिटी कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं और जो पेपर का फॉर्मेट है उसको देखने का जो नज़रिया है सबका थोड़ा एक डिफरेंस होता है। तो अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम करके हम जो है आंसर अपने बना सकते हैं, जो कि मतलब पेपर में बहुत काम आते हैं।